देखो ये रॉड है एक, ठीक है, इसको गोल गोल घुमाना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस एक्सिस के अबाउट घुमाते हैं, ठीक है, ये घुमा रहे हैं। अब लेकिन अगर इस एक्सिस के अबाउट घुमाना है तो फिर ऐसे घुमाना पड़ेगा। ज़्यादा टफ किधर होगा, किस एक्सिस के अबाउट घुमाना? इस एक्सिस के अबाउट। अच्छा, कोई कहे कि इस एक्सिस के अबाउट घुमाना है ऐसा, तो अब तो और आसान है ना। तो क्यों हो रहा है? मास तो उतना ही है, मास तो तीनों एक्सिस के केस में सेम ही है। मतलब घुमाने के लिए कुछ और ऐसी चीज़ है जो मास से अलग है। ये बात समझ में आ रही है? तो इसलिए हमें एक डिफाइन करना पड़ता है टर्म दैट इज़ कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आई क्या होता है ये अभी अपन समझते हैं। तो ये एक्सिस पर डिपेंड करता है कि किस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है। ये याद रखना है हमें। अच्छा, इसको मैं रिवर्स ऑर्डर में पढ़ाता हूँ। सबसे पहले जो काम की चीज़ फाइनली अल्टीमेटली जो जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो डेटा क्या क्या याद रखना है हमें, ठीक है। तो वो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, क्योंकि फाइनली जब वो हमारे सामने आएगा तो उसे याद रखना है हमें। तो जैसे ये रॉड थी, इसके पैरामीटर्स थे, मास है इसका m और लेंथ है l। तो इस एक्सिस के अबाउट, बीच वाली एक्सिस के अबाउट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12, ठीक है। बस अभी ये डेटा फाइनली याद रखना ही पड़ेगा हमें। क्यों होता है, कैसे होता है, उस पर आएंगे अब। और एंड के अबाउट, इस एंड के अबाउट होता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3, ठीक है। ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी कौन सी है? ये वाली ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी है ना। ये तो 1/12 है, ये 1/3, ये ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी है। जस्टिफाइड भी है। क्यों जस्टिफाइड है? क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट घुमाना टफ है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट ज़्यादा है, इसके अबाउट उतना टफ नहीं है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कम है। इस एक्सिस के अबाउट और ही कम होगा, है ना। तो ये डेटा याद रखना है हमें, तो ये लिखते जाओ, फाइनली यही याद रखना है। तो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, आई ऑफ रॉड। ये सब डिराइव करेंगे हम कैसे आया है, लेकिन अल्टीमेटली डेटा ये याद रखना है हमें। ऐसे कुछ स्टैंडर्ड फिगर्स के डेटास याद रखने पड़ते हैं हमें, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर नहीं, उससे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। तो रिंग कैसी होती है? ये रिंग है, ठीक है। किस एक्सिस के अबाउट? सेंटर से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है रिंग का। इसकी रेडियस r है और मास m है, तो इसका होता है mr²। ये किसी को याद हुआ है क्या अभी तक? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, डिस्क और रिंग में क्या अंतर है? डिस्क में मास पूरे सर्कल में फैला हुआ है, इसमें केवल पेरीफेरी पर ही कॉन्सेंट्रेटेड है। उसका मास m है, रेडियस r है, तो इसका जो सेंटर से गुजरने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो होता है mr²/2। ठीक है। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, इस सिलेंडर का मास m है
और रेडियस आर है। इस एक्सिस के अबाउट लिखना है, सिलेंडर की एक्सिस के अबाउट, तो दैट इज़ mr²। जो रिंग का होता है वही हॉलो सिलेंडर का भी होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रिंग के ऊपर रिंग के ऊपर रिंग जमाते जाएंगे तो वही हॉलो सिलेंडर बन जाएगा। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही है, एक्सिस से मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही है, इस वजह से। सिमिलरली डिस्क के ऊपर डिस्क के ऊपर डिस्क जमाते जाएंगे तो सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर इसका mr²/2, मास इसका m है और रेडियस r है। तो ये रटना क्यों जरूरी है? क्योंकि एनसीईआरटी में यही स्पेसिफाइड है, इतने फिगर्स के हमें याद होने चाहिए। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर यानी कि अंदर खोखला है वो, फुटबॉल की तरह, और जो सेंटर से गुजरने वाली एक्सिस है उसके अबाउट हमें लिखना है। सो इट इज़ 3/5 mr²। और एक बस लास्ट, सॉलिड स्फीयर। ये होता है 2/3 mr²। एक मिनट, 2/3 बड़ा होता है 3/5? 2/3.66, 3/5 इज 0.6, बड़ा ये होना चाहिए। देखो इसको करो 2/3 और ये 2/5, ये अब सही है। ये अभी मैं बताऊंगा अभी तो मैं कैसे रटा है मैंने। तो अब देखो समझते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे डिफाइन कैसे करते हैं, ये सब आया कैसे, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मासेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क्रीट मासेस, किस तरीके से डिफाइन होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये समझते हैं हम। तो मान लो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। और कुछ मासेस, पॉइंट मासेस इससे अरेंज है, लेट्स से ये m1 इससे r1 दूरी पर है, m2 इससे r2 दूरी पर है, m3 r3 दूरी पर है, एंड सो ऑन। तो इन तीन सिस्टम ऑफ मासेस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कैसे लिखते हैं? m1 r1² प्लस m2 r2² प्लस m3 r3²। ये समझ में आ रहा है? तो ये कंफ्यूज मत होना, सेंटर ऑफ मास में हम m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 करते थे। ये सेंटर ऑफ मास नहीं है, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है हमें श्रिंक्ड फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे? mi ri², आई काउंट फ्रॉम 1 से लेके जितने भी हैं पार्टिकल्स। इट इज़ डिफाइंड लाइक दिस। पॉइंट मासेस के लिए ऐसे डिफाइन होता है ये, समझ में आया? ठीक है। अच्छा, ये सेंटर ऑफ मास अगर हम जैसे अगर इनका सेंटर ऑफ मास निकालना होता तो r1, लेट्स से ये एक्सिस थी हमारी, तो r1 पॉजिटिव काउंट होता, r2
भी पॉजिटिव काउंट होता, R3 नेगेटिव काउंट होता। लेकिन यहाँ नेगेटिव का कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि R3 का स्क्वायर होना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा ही पार्टिकल्स की वजह से, कभी कम नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है? ये चीज़ भी अपने आप में ओवरऑल पॉजिटिव वैल्यू है, ये चीज़ भी पॉजिटिव वैल्यू है, ये चीज़ भी पॉजिटिव वैल्यू है। क्यों? क्योंकि R का स्क्वायर हो रहा है यहाँ पर, है ना। जबकि सेंटर ऑफ मास में ये नेगेटिव हो जाता, अगर अपन M1R1 + M2R2 + M3R3 करते तो वो नेगेटिव हो जाता। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो मास इंटू मीटर स्क्वायर, केजी इंटू मीटर स्क्वायर, केजी इंटू मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होगी। ठीक है, तो मतलब ये क्या है? ये मास का एनालॉगस है। जैसे जो काम ट्रांसलेशन मोशन में मास करता था, वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में करता है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया is rotational analog of mass, rotational analog of mass। तीन है, अगर चार होते तो M4 R4 स्क्वायर और एंड सो ऑन, आगे वो सब भी आ जाता। तो ये तो डिस्क्रीट मास के लिए डेफिनेशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। कंटिन्यूस मास सिस्टम हो तब क्या करेंगे? कंटिन्यूस मास सिस्टम यानी कि जो हमने वो सब एग्जांपल देखे, रिंग, डिस्क, वहाँ तो डिस्क्रीट नहीं है, वहाँ तो कंटिन्यूस मास सिस्टम है। तो देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग, यूनिफॉर्म रिंग। ना ये एक रिंग है जिसकी रेडियस r है और मास m है, टोटल मास कैपिटल M। तो वैसे इसका आंसर पता है हमें mr²। इस एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस जो है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो mr² आएगा। लेकिन हमें तो केवल यही फार्मूला पता है, डिस्क्रीट वाला। तो यहाँ तो इनफाइनाइट डिस्क्रीट मास सिस्टम है, 1 2 3 ऐसे इनफाइनाइट पार्टिकल्स हैं रिंग यहाँ पे। तो हम एक काम करते हैं, एक छोटा पकड़ लेते हैं, छोटा पकड़ लिया dm। ठीक है, तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में? तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने जाएंगे हम, तो इसकी वजह से लिखेंगे एक dm इंटू r²। ऐसे अगला आएगा, अगले का मास भी dm होगा, ऐसे अगला आएगा, ऐसे इनफाइनाइट होंगे ये। तो व्हाट डज दिस मीन कि इनका इंटीग्रेशन करना है। तो इट विल बी dm_r² का इंटीग्रेशन। अब रेडियस तो कांस्टेंट है, हर पॉइंट मास r दूरी पर ही है, r मतलब r इज कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो r² dm का इंटीग्रेशन, dm का इंटीग्रेशन इज टोटल m, तो बस mr², है ना। इसको हम ऐसी निगाहों से भी देख सकते हैं कि पूरा का पूरा मास इस एक्सिस से बराबर दूरी पर ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरा का पूरा मास इस एक्सिस से बराबर दूरी पर ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो mr², ऐसे लिख सकते हैं इसे डायरेक्टली सोच के। जबकि डिस्क के केस में ऐसा नहीं होगा। डिस्क को देख लेते हैं आप, लिखते चलो।
ठीक है, अब डिस्क की सिचुएशन में क्या है, जो पॉइंट मास है वो तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, हर जगह है। तो अब पूरा का पूरा मास सेम दूरी पर नहीं हो, तो अलग अलग दूरी पर है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, उसके रिजल्ट को यूज़ कर लेंगे कि दिस डिस्क इज़ नथिंग बट इनफाइनाइटली बहुत सारी रिंग्स को अगर हम ऐसे अरेंज कर दें, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स को, तो डिस्क बन जाएगी। तो हम एक काम करते हैं, इस रिंग की वजह से एक रैंडम रिंग पकड़ लेते हैं जो y दूरी पर है और जिसकी y ना बोलते हैं उसको स्मॉल r बोल देते हैं, है ना, रेडियस, क्योंकि रेडियली वेरी कर रही है, और उसकी थिकनेस dr है। ठीक है, नॉट कैपिटल डी आर बट स्मॉल डी आर। और आर कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से लेके कैपिटल आर तक। जो सबसे छोटी रिंग है वो एकदम पॉइंट की तरह होगी, जो सबसे आखिरी वाली रिंग है वो आर रेडियस की होगी। तो आर इज़ वेरिंग फ्रॉम 0 से लेके कैपिटल आर, ये लिमिट सोच ली हमने पहले। ठीक है, अब इस छोटे से रिंग की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट dm, जो भी उसका मास है, इंटू आर स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, और अगर टोटल आई निकालना है हमें तो इसको इंटीग्रेट कर देना पड़ेगा। सो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dm आर स्क्वायर। अब इस सिचुएशन में क्या ये स्मॉल आर कांस्टेंट है, नहीं है, क्योंकि आर स्मॉल आर तो वेरी कर रहा है। तो इसका मतलब इसको बाहर नहीं निकाल सकते इंटीग्रेशन से। dm अलग वेरिएबल है, आर अलग वेरिएबल है, तो इंटीग्रेट भी नहीं कर सकते जब तक आर और dm में कुछ रिलेशन नहीं पता हो। तो dm क्या है, dm इसका मास है, इस छोटी सी स्ट्रिप का मास है। और मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है इस डिस्क में, एरिया वाइज। तो हम एरिया वो यूनिटरी मेथड लगा लेते हैं। यूनिटरी मेथड क्या बोलता है कि टोटल मास जो था दैट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमें कितने का मास चाहिए, केवल इस स्ट्रिप का। तो इस स्ट्रिप का एरिया कितना है, इस स्ट्रिप को ऐसे खोल दें अगर, तो लंबाई कितनी निकलेगी इसकी, 2 पाई आर, और थिकनेस कितनी है, डी आर। तो इसका एरिया कितना होगा, 2 पाई आर डी आर। तो मतलब हमें इतने एरिया का मास चाहिए, दैट इज dm। तो 1 यूनिट एरिया में कितना होगा, m बाय पाई आर स्क्वायर। हमें कितने में चाहिए, इतने में, 2 पाई आर डी आर। इसमें कितना होगा, m बाय पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर डी आर। यही dm है, दिस इज dm। ये समझ में आया। तो ये उठा के यहाँ रख देते, तो पाई से पाई कट गया और रख देते वहाँ पे m इंटू 2 इंटू आर डी आर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये हो गया m बाय आर स्क्वायर। कांस्टेंट चीज़ें वैसे ही बाहर ले लेते हैं, कैपिटल M कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, तो 2 यहाँ पर आ गया। हाँ, और ये अंदर बचा आर स्क्वायर डी आर। देखो सही है क्या, आर डी, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट, पाई से पाई तो कट ही गया था। अब आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन होगा आर क्यूब बाय 3। ये क्या होगा, 2m बाय आर, एक मिनट, आर स्क्वायर और एक आर और आएगा, तो आर क्यूब हो जाएगा। ये देखो यहाँ आर है ना, एक आर स्क्वायर था यहाँ, ये तो dm लिख रहे हैं। अच्छे से लिख देते हैं एक बार, dm की जगह क्या लिख दिया, ये उठा के dm की जगह ये लिख दिया m बाई पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो कट चुका है, m बाई आर स्क्वायर 2 इंटू आर, ये dm लिखा है। अब आर स्क्वायर भी है एक, तो ये आर स्क्वायर, और एक डी आर भी है इधर, तो डी आर इधर, तो इसलिए आर क्यूब बन जाएगा वहाँ पर। तो उठा के कांस्टेंट चीज़ें बाहर कर दी, m बाय आर स्क्वायर, 2 भी बाहर, तो 2 कैपिटल M बाय आर स्क्वायर इंटीग्रेशन आर क्यूब डी आर। आर क्यूब का इंटीग्रेशन होगा आर टू द पावर 4/4, लिमिट्स 0 से लेके कैपिटल आर, लिमिट 0 से लेके कैपिटल आर। तो ये हो गया 2m बाय आर स्क्वायर। तो ये आर बन जाएगा यहाँ पे कैपिटल आर, आर की पावर 4।
यू गेट 2m/r², r⁴/4। तो ये r² बचेगा इधर, 2 से 4 कट जाएगा इधर 2, तो mr²/2, इसलिए डिस्क का mr²/2 आ जाता है। तो बेसिक दिमाग में क्या क्लियर हो रहा है, पिक्चर बन रही है कि पॉइंट मासेस के लिए तो डिफाइन है और उससे हम कंटिन्यूस मासेस के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। और हमें याद किन किन के लिए रखना है, कुछ स्टैंडर्ड फिगर्स के लिए, जैसे डिस्क हो गई, रिंग हो गई, हॉलो स्फीयर हो गया, हॉलो सिलेंडर हो गया, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर, इन सब का याद रख लेना है। अब इनसे रिलेटेड दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, पहले तो ये एक बार अच्छे से रट लेते हैं हम एक और बार, सारे लिखो अपने अपने नोटबुक में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड हॉलो सिलेंडर। देखो कितने याद हो पाए तुम्हें अभी तक, लिखो। लिख लिए? ये अदल बदल है। सॉलिड का क्या 2/5 और इसका क्या लिखा है 2/3.66। हॉलो का ज़्यादा होना चाहिए, हाँ सही है ना, सॉलिड का ज़्यादा होना चाहिए, हॉलो का ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि हाँ ये सही है। और ऑर्डर तुमने बदल दिया, उधर देखो सॉलिड स्फीयर लिखा है सेकंड पे। हाँ सॉलिड स्फीयर ही लिखा है ना सेकंड। हाँ हाँ सही है सही है। ये हॉलो स्फीयर तीसरा, चौथा, ये हॉलो सिलेंडर का MR², हाँ और ये रॉड का। हाँ देखो मैं लिखता हूँ फिर मिलाना। सॉलिड सिलेंडर का हो जाएगा 2/5, इसका हो जाएगा 2/3, इसका हो जाएगा हॉल नहीं सॉरी सॉलिड स्फीयर है
एक मिनट, ये सिलेंडर है ना, ये 1/2, ये हॉलो स्फीयर 2/5, 2/3, सॉलिड स्फीयर 2/5, हॉलो सिलेंडर 1, ये डिस्क 1, ये भी 1/2, और ये 1/12, 1/3 है ना। ये भी मतलब ये तो बस पैरामीटर्स हैं, बाकी तो लिखना है उसके mr² सब में। ठीक है, तो ये याद रखना है हमें, इनमें कंफ्यूजन होता है। डिस्क में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, डिस्क और रिंग में। डिस्क रिंग का mr² होता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये mr²/2 होता है, मतलब दिक्कत हो जाए कभी तो ऐसे सोचो, इसका ज़्यादा होना चाहिए या इसका ज़्यादा होना चाहिए। रिंग का क्यों होना चाहिए ज़्यादा? क्योंकि पूरा जो मास तो सेम ही है, इसका भी और इसका भी। इसमें मास दूर डिस्ट्रीब्यूटेड है, जितना दूर मास होगा उतना घुमाने में तकलीफ होगी, लेकिन इसमें मास दूर ही नहीं, पास भी है थोड़ा थोड़ा, तो इसलिए इसका ज़्यादा होगा, सेम मास है अगर तो। और फिर सॉलिड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर में अगर आ जाए कभी कंपैरिजन, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। डिस्क के ऊपर डिस्क जमा दोगे तो क्या बनेगा? सॉलिड। तो सॉलिड स्फीयर का वही होगा जो इसका होगा, mr²/2, और हॉलो का वही होगा, क्योंकि रिंग के ऊपर रिंग जमा तो हॉलो स्फीयर बनेगा, तो ये mr²। स्फीयर्स में कन्फ्लिक्ट आता है कि हॉलो का ज़्यादा होगा या सॉलिड का। तो थोड़ा सा मतलब रखना पड़ता है कि 2/5 है और एक 2/3 है, इतनी बात पता है हमें कि एक 2/5 है, देखो 2 आता है ऊपर दोनों में, उधर 5 और 3 आता है। बस कन्फ्लिक्ट ये आता है कि किसका ज़्यादा होगा, एक सॉलिड है और एक हॉलो है। ये हॉलो स्फीयर और ये सॉलिड स्फीयर, दोनों का मास बराबर है, रेडियस बराबर है, तो ज़्यादा किसका होगा? हॉलो का। क्यों? क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूटेड ज़्यादा दूर है, तो मतलब ये वाली चीज़, ये वाली क्वांटिटी ज़्यादा है, ये 0.4 या 2/3 0.66, कौन सी ज़्यादा है? ये ज़्यादा है, तो ये इसका होगा, ये इसका होगा। ठीक है, मतलब ये रटना है, रटन तो दिख जाएगी। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड 2 थ्योरम्स होती हैं, वो समझना है और अप्लाई करना है। तो पहली थ्योरम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, पैरेलल एक्सिस, पैरेलल मतलब ये उन दो, और एक्सिस में देखो प्लूरल है, प्लूरल मतलब 2 एक्सिस की बात हो रही है। तो देखो इसको अप्लाई करते हैं रॉड पे। रॉड का हमको सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, दैट इज ml²/12, और हमें किसी दूसरी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, तो लेट्स से ज़रूरी नहीं कि एंड पे हो, कहीं भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि इन 2 पैरेलल एक्सिस के बीच में लेट्स से दूरी x है। ठीक है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लिख देते हैं आई ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा आई ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस mx²। ये बात समझ आ रही? कैसे नहीं, ये होता है थ्योरम।
मतलब हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में तब पूछेंगे कैसे ये थ्योरम लगाई। अभी तो बस इसको अप्रिशिएट करना है कि यहाँ पे अगर हमें सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता है और एक्स दूरी पर एक पैरेलल एक्सिस है, किससे पैरेलल, इस सी एक्सिस के पैरेलल। अगर ये थोड़ी सी टिल्टेड होती तो फिर नहीं बता पाते हम, पैरेलल होनी चाहिए। तो कैसे लिखते हैं, ये लिखते हैं आई सी एम प्लस एम एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है? तो इसको अप्लाई करते हैं। वैसे तो हमें एंड के अबाउट आंसर पता है, जो कितना होता है एम एल स्क्वायर बाई 3, ठीक है। मान लो कि नहीं पता तो हम इसके अबाउट लगा सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना है एम एल स्क्वायर बाई 12, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है एल बाई 2, क्योंकि आधी रॉड है, तो प्लस एम एल बाई 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 1/12 प्लस 1/4, क्योंकि ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू एम एल स्क्वायर। तो 1/12 प्लस 1/4 करेंगे तो ये देंगे 12, 3 प्लस 1 4, 4/12 यानी कि 1/3, तो 1/3 एम एल स्क्वायर। यार समझ, तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार है, ये समझ में, ये वाला एग्जाम्पल। अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे कि इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता होना ज़रूरी है। अगर उसके अबाउट पता है तो हम उससे पैरेलल किसी भी एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली एक्सिस। मतलब एक ही लाइन हो जाएंगी फिर तो, ऐसे मैं बना के बताऊँ, नहीं तो नहीं तो तुम कह रहे हो एक लाइन ऐसी हो और एक ऐसी हो, तो ये तो एक ही लाइन है ना। तो तुमने लाइन सेगमेंट थोड़ी बना रहे हो, तुम लाइन बना रहे हो। तो अगर हमने ये लाइन बना दी इसका मतलब ये इन्फिनिटी तक है, ये लाइन मतलब इन्फिनिटी तक है। वो तो बोर्ड इतना ही है इसलिए अपन इतनी बनाएगी, तो इन्फिनिटी तक है ये लाइन। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? तो इसको अपन ज़रा अच्छे से लिख लेते हैं कि आई अबाउट एनी पैरेलल एक्सिस इक्वल्स टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम एक्स स्क्वायर, where m is the total mass of the body and x is the perpendicular distance between the axis के बीच में perpendicular distance। तो मान लो एक और सिचुएशन है, ये रॉड है, रॉड के इस एंड के अबाउट हमें पता है कितना है एम एल स्क्वायर बाय 3। रॉड की मास एम है, लेंथ एल है। तो इस एक्सिस के अबाउट ऐसे बस देखना ज़रा, इस एक्सिस के अबाउट इस एक्सिस से कितनी दूरी है एल बाई 2। ऐसे लिख सकते हैं क्या एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस एम इंटू एल बाई 2 का स्क्वायर। मतलब इस एक्सिस से कितनी दूरी पर है ये वाली एक्सिस एल बाई 2 पर, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो इस एक्सिस का आ जाएगा, सही है क्या? तो कैलकुलेट करते हैं, तो ये 1/3 प्लस 1/4 एम एल स्क्वायर, तो दैट इज 7/12, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट तो हमें पता है कितना होता है एम एल स्क्वायर बाई 12, लेकिन ये तो 7/12 एम एल स्क्वायर आ गया। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने में क्या गलती कर दी हमने?
सोच के बताओ। सेंटर ऑफ, देखो ये जो लिखा है ना यहाँ, ये आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट होना चाहिए। ये सेंटर ऑफ मास नहीं है, दिस इज नॉट सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास तो ये वाली थी, इसमें जोड़ के अगर इसकी लिख दी तो नहीं आएगा आंसर। सेंटर ऑफ मास वाले में जोड़ के ये लिखना तब इसका आएगा। सो दिस इज रॉन्ग। ये समझ में आ रहा है? तो सेंटर ऑफ मास इंपॉर्टेंट है पैरेलल एक्सिस थ्योरम में। उस फॉर्मूलेट उस अरेंजमेंट में अरेंज करना इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले को। हमने असल में यहाँ पे पता है क्या कर दिया, हमने ये थ्योरम कर दी, आई ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू आई अबाउट दिस पैरेलल एक्सिस प्लस एम एक्स स्क्वायर, जो कि गलत है, ये तो नहीं है ना। तो ये ध्यान रखना है कि सेंटर ऑफ मास से गुजरना चाहिए एक्सिस, तभी हम कर सकते हैं। तो मान लो अब ये रिंग है, इस सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट पता है हमें कितने होता है, एम आर स्क्वायर। अगर हमें कॉर्नर से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट लिखना है तो क्या लिखेंगे, एम आर स्क्वायर प्लस यहाँ से यहाँ कितनी दूरी है आर, प्लस एम आर स्क्वायर, जो कितना हो जाएगा 2 एम आर स्क्वायर। तो डायमीट्रिक एंड से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आर स्क्वायर इंटू 2। ये आ रहा है समझ में? नेक्स्ट लिखो फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ hollow sphere about an axis tangent to it, about an axis tangent to it। स्फीयर का मास m है, रेडियस r है। हॉलो स्फीयर क्या होता है, सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट। सेंटर ऑफ मास मतलब एक्चुअली यहाँ पर है और ये एक्सिस जो गुजर रही है वो सेंटर ऑफ मास गुजर रही है, तो कितना होता है उसका 2/3 एम आर स्क्वायर। हमें किसके चाहिए, हमें चाहिए टेंजेंट से गुजरने वाली के अबाउट। तो ये एक्सिस इससे पैरेलल है तो लगा सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितनी है 2/3 एम आर स्क्वायर प्लस कितनी दूरी है इन दोनों के बीच में r, तो प्लस एम आर स्क्वायर। तो 2/3 + 1 दैट इज 5/3 एम आर स्क्वायर। तो ये तो थी पहली थ्योरम। अब ऐसे ही एक और थ्योरम होती है, तो सेकेंड थ्योरम इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है।
तो नाम से ही बोल रहा है कौन सी एक्सिस होंगी जहाँ वहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थी, यहाँ पे वहाँ पे पैरेलल एक्सिस थी, यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस है। अच्छा, इसका जिक्र करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, इट इज़ वैलिड ओनली फॉर प्लेनर ऑब्जेक्ट्स। प्लेनर यानी कि 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए, जैसे सॉलिड, स्फीयर, हॉलो स्फीयर, सिलेंडर, ये सब 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हैं, उन पे वैलिड नहीं रहेगी ये किन पर वैलिड रहेगी? 2D ऑब्जेक्ट्स पर। जबकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम चाहे 2D हो, चाहे 1D हो, चाहे 3D हो, सब पे वैलिड रहेगी, लेकिन ये केवल 2D पर वैलिड रहेगी। क्यों ऐसा? अभी वो सब छोड़ो, अभी ध्यान रखो इस बात को, नहीं तो क्वेश्चन गलत करोगे फिर रोगे बैठ के क्या कर दिया। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ना कि 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड है। और क्या बोलती है ये थ्योरम कि लेट्स से ये कोई प्लेनर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये प्लेनर है तो ऑफ कोर्स ये कोई 2 डायमेंशन में ही होगा, तो एक्सिस सिस्टम बना लिया, मतलब ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो इस एक्स एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई एक्स, ठीक है, और वाई एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई वाई। तो इन दोनों एक्सिस से जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगी दैट इज आई जेड, उसको हम इनके सम में लिख सकते हैं, आई एक्स प्लस आई वाई। ये समझ में आ रहा है? तो जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी रिटन एज सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शियाज अबाउट द एक्सिस जिस प्लेन में वो कंटेन है। जैसे अगर यहाँ पे कोई ऐसे लिख देता ना, आई वाई इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई जेड, तो ये गलत हो जाता। क्यों हो जाता गलत? क्योंकि हम जिस प्लेन में कंटेन्ड है उसको ही सम करेंगे, तो ये आई जेड प्लेन में नहीं है, ये एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई ऐसे लिख देता आई एक्स इज इक्वल्स टू आई वाई प्लस आई जेड, तो ये भी गलत हो जाता। मतलब ये एक्स वाई प्लेन में इसलिए इनका सम है, और जो प्लेन में नहीं है, जो परपेंडिकुलर एक्सिस है, उसमें रिजल्ट, उसका रिजल्ट लिख रहे हैं हम, ठीक है। इसको बहुत इंपॉर्टेंटली नोट करो। तो इट इज कंटेन्ड इन, दिस इज करेक्ट बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज इन एक्स वाई प्लेन, ऑब्जेक्ट एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन समझते अपन, मतलब कैसे कॉन्फ़िगर करना है हमें दिमाग में कि सबसे पहले तो जिस प्लेन में है वो प्लेन के टर्म्स में एडिशन लिखना है आईज का, और जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उसके अबाउट आई मिलेगा हमें, ठीक है। तो एक सवाल जो हमारे दिमाग में आता है कि लेट से हमारे पास एक रिंग है, ऐसे नहीं बनाते, टॉप व्यू बनाते हैं उसका, और हमने जो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा वो तो इसके अबाउट पढ़ा, इसके अबाउट कितना था वो था mr², ठीक है। व्हाट इफ कोई बोले कि डायमीटर के अबाउट एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, तो क्या करेंगे, है ना, कि व्हाट इज आई अबाउट दिस डायमेट्रिक एक्सिस, आई डाया लिख देते हैं इसे। तो इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस लगा सकते हैं अपन कि ये प्लेनर ऑब्जेक्ट है एक, हाँ ये प्लेनर ऑब्जेक्ट है, इस प्लेन में, जिस प्लेन में बोर्ड वाले प्लेन में रखा हुआ है वही प्लेनर ऑब्जेक्ट है, और लेट से ये वाली एक्सिस एक्स एक्सिस है और ये वाली एक्सिस वाई एक्सिस है।
तो सिमिट्री से बताओ, मान लो कि तुम इसको ऐसा पकड़ के गोल गोल घुमा रहे हो या ऐसा पकड़ के गोल गोल घुमा रहे हो, तो बराबर ही दम लगनी है, क्योंकि ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस एकदम सिमेट्रिक है। ये बात समझ में आ रही है कि ये ऐसी चक्री है, एक हमने ऐसा एक वायर इधर लगा दिया या किसी बहुत सारी चक्रियाँ बना रहे हैं, एक में ऐसा लगा दिया, तो ये एक्सिस और ये एक्सिस एकदम सिमेट्रिक है। तो इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डायामीटर है, उसको बोलते हैं लेट से आई, तो इसके अबाउट भी आई ही होगा, है ना। इस एक्सिस के अबाउट और इस एक्सिस के अबाउट, दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होगा, और उन दोनों का सम आई प्लस आई वो किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जितना है, दैट इज एम आर स्क्वायर। तो आई कितना हो जाएगा, 2i इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। तो आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई 2। ये आ रहा है समझ में। डायमीटर के अबाउट कितना हो गया, एम आर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि हमें उसके अबाउट पता था परपेंडिकुलर, वो दिया रहेगा प्रश्न में, प्रश्न में दिया मतलब कि ये हमारा प्रश्न है कि आई अबाउट डायमीटर क्या होगा। ये आ रहा समझ में। तो प्लेनर ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले तो वो चेक लगाया हमने कि हाँ भाई प्लेनर है। प्लेनर नहीं होता, जैसे स्फीयर होता फिर ये वैलिड नहीं होती, तो प्लेनर है तभी हम लगा पाए। तो लिखो क्वेश्चन, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क जिसका मास m और रेडियस r है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स डायमीटर। डिस्क है यहाँ पर, तो डिस्क के सेंटर से गुजरती हुई एक्सिस के अबाउट तो हमें पता है वो कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2। हमें किसके अबाउट चाहिए, हमें डायमीटर के अबाउट चाहिए। तो अगर इसके अबाउट आई है तो क्लियरली उससे जो परपेंडिकुलर होगा उसके अबाउट भी आई होगा, और इन दोनों का सम आई प्लस आई किसके बराबर होना चाहिए, एम आर स्क्वायर बाई 2 के बराबर। आई प्लस आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई 2। ये कैसे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अच्छा, इसमें ये कभी कंफ्यूजन नहीं होना है ना कि आई प्लस एम आर स्क्वायर बाई 2 क्यों नहीं लिखा, इक्वल्स टू आई, ये गलत है, क्योंकि जिस प्लेन में कंटेंट है, कौन से प्लेन में, इस वाले प्लेन में कंटेंट है ये। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये एक्स वाई प्लेन में है, इसलिए हमने ये लिखा आई प्लस आई। तो यहाँ से आई कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 4, ये आंसर। ठीक है, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको लिख लो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Three particles of masses 1 kg, 2 kg and 3 kg are kept
are kept at points 2, 0, 0, 6 एंड 4, 3 है ना, सब कुछ मीटर्स में रिस्पेक्टिवली So find moment of inertia, of these three particle system about first x-axis, second y-axis and third z-axis। तीन पार्टिकल्स हैं, तीनों के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अबाउट उनका क्या होगा। तो सबसे पहले तो एक्सिस सिस्टम बना लेते हैं। ये बन गई एक्सिस सिस्टम। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस बाहर निकलती हुई। और पॉइंट्स कहाँ 2, 0 पर 1 kg है, 2, 0 यहाँ पर हो जाएगा, ये रखा हुआ है 1 kg। फिर 0,6 यहाँ पर, यहीं पे ये 2 kg और 4,3 यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे 3 kg। तो सब कुछ मीटर में है, एक्स मीटर में है, वाई मीटर में है, जेड भी मीटर में है। तो हमें बताना है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ। तो 1 by 1। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे फोकस करना है हमें सबसे पहले। ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये वाला मास कितने दूर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस 6। ये वाला कितनी दूर है 0, क्योंकि ये तो एक्सिस पे ही है। तो इसके लिए क्या लिखाएगा 2 × 6²। इसके लिए क्या लिखाएगा 1 × 0²। और ये कितनी दूर है ये 3, है ना, क्यों वाई कोऑर्डिनेट ये वाली दूरी चाहिए हमें, ये वाली दूरी वाई कोऑर्डिनेट ही है। ये क्या हो जाएगा 3 × 3²। इसको कर देंगे तो क्या हो गया 6² × 2, 36 दूनी 72, 72 और 3 एक्स एक्सेस, ये एक्सेस। इस एक्सेस के अबाउट इसकी दूरी कितनी हो गई 6, इसकी 0 और इसकी 3, ठीक है। तो 72 + 27, साथ दोनों 99 kg मीटर स्क्वायर। ऐसे ही निकालो वाई और जेड के अबाउट, देखो सही आंसर आता है। तो वाई एक्सिस कौन सी है, ये वाई एक्सिस है। पार्टिकल्स कहाँ हैं, एक तो इसी पे पड़ गया, तो 0 दूरी पर है, तो 2 × 0² प्लस अगला वाला ये कितनी दूरी पर है, ये इतनी दूरी पर है, यानी कि 2, तो 1 × 2²। फिर ये 2 kg, ये कितनी दूरी पर है, ये 4 दूरी पर है, तो 3 × 4²। तो सॉल्व होके कितना आ गया ये
48 प्लस 52 है ना। अब z एक्सिस कहाँ पर है, z एक्सिस ये है, तो ये कितनी दूरी पर है, ये 2 दूरी पर है। देखो इस एक्सिस से कितनी दूरी पर है, ये 2 की दूरी पर है, तो 1 × 2 स्क्वायर। ये कितनी दूरी पर है, ये 6 दूरी पर है, तो 1 × 6 स्क्वायर, सॉरी 2 × 6 स्क्वायर। और ये कितनी दूरी पर है, ये अब इतनी दूरी पर है, देखो ये इतनी दूरी पर है, ये कितनी दूरी पर है, 5, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का अंडर, पाइथागोरस थ्योरम से ये 5 होगा, तो कितना 3 × 5 स्क्वायर ये होगा ये। तो इसको सॉल्व करो तो ये 4, 72, 75, 4, 72, 75, 150 में 151। उस पर ध्यान दो, ये 5 क्यों लिखा है ना, z एक्सिस के अबाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 रॉड्स हैं, वो इस तरीके से अरेंज है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रही हैं। 3 रॉड्स, सभी का मास m और लेंथ l है, वो इस तरीके से अरेंज है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रही हैं, ठीक है। तो हमें इनके सेंट्रॉइड से, इसके जो सेंटर है वहाँ से गुजरती हुई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। वी हैव टू फाइंड I अबाउट द सेंट्रॉइड। तो पहले तो बताओ क्या करेंगे, सोचो। मतलब हमें क्या पता है, हमें एक रॉड का इसके अबाउट पता है, इसके अबाउट ना, अगर ये एक रॉड है, केवल एक रॉड पे फोकस करो तो इसके अबाउट पता है कितना होता है, जो ml²/12। तो इसके अबाउट पता है, तो इसके अबाउट निकाल सकते हैं। कैसे, वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के, ये सेंटर ऑफ मास भी है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के इसके अबाउट निकाल सकते हैं। तो एक बार इसका अबाउट निकल गया तो ऐसी सभी के लिए भी उतना ही होगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कुल मिला के तुम्हें ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। लेट्स से दिस इज x, वी हैव टू फाइंड जस्ट x। एक्स फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं, ज्योमेट्री लगा सकते हैं। हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये वाली लेंथ फाइंड करनी है, ये वाली लेंथ पता है हमें, ये वाली ये कितनी है, l/2, और ये वाला एंगल कितना है, 60 का आधा, 30 डिग्री। आधा क्यों, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर पे भी लाई करता है, सेंट्रॉइड इक्विलेटरल है, तो बस ये लगा दो यहाँ से, 10-30 डिग्री इज इक्वल्स टू बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10-30 डिग्री इज 1/√3 इज इक्वल्स टू 2x/l। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई l/2√3, ये मिल गया। अब आंसर क्या है हमारा, और आंसर इज 1 की वजह से कितना होगा,
ml स्क्वायर बाई 12 प्लस mx स्क्वायर। तो 3 की वजह से कितना होगा इसका मल्टीपल, ये आंसर है। तो ये कितना हो रहा है 1/12 प्लस 1/4 3 12, 1/12 प्लस 1/12 3 ml स्क्वायर। तो ये हो गया 2/12 3 ml स्क्वायर। तो 3 4 12 1/2 ml स्क्वायर बाई 2, ये फाइनल। देखो कैलकुलेशन चेक करो। m है एक रॉड का मास। हाँ L बाय 4, इसका 4 हो जाएगा 2 स्क्वायर 4, 4 3 12। अच्छा मान लो एक पिज़्ज़ा की स्लाइस है, ठीक है ऐसे, और हमें उसके सेंटर ऑफ एक्सिस से गुजरती हुई लाइन के अबाउट वो बताना है। तो इसमें देखना अगर पूरा पिज़्ज़ा कंप्लीट होता तो वो क्या बनाता, वो बना देता डिस्क जैसा, लेकिन अब नहीं है वो। तो कोई बात नहीं, जो फॉर्मूला होगा वो वही रहेगा। डिस्क के लिए क्या फॉर्मूला होता, डिस्क के लिए क्या होता mr स्क्वायर बाई 2, तो इसका भी mr स्क्वायर बाई 2 होगा। बट m क्या होगा इस केस में, इतने का मास, दिस इज m, और r क्या होगा इतने का रेडियस। ये बात समझ में आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो नोट करके लिखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इफ अ पोर्शन इज सिमेट्रिकली कट, if a portion is symmetrically cut about an axis and mass of remaining portion is capital M, and mass of remaining portion is capital M, then moment of inertia of the remaining portion is same as the moment of inertia of the whole body of same mass capital M, है ना। ये एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पे। दिस इज स्लाइस ऑफ अ डिस्क।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रॉड है जिसका मास m है और लेंथ l है, ठीक है, और उसके एंड्स पर 2 पॉइंट पार्टिकल्स भी चिपका दिए। उन दोनों पॉइंट पार्टिकल्स का मास भी m है, ये भी m और ये भी m। तो अब इस सिस्टम की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा? अबाउट एन एक्सिस पासिंग टू द सेंटर ऑफ मास, ये लिखना है हमें। दोनों मास सेम साइज के लगाए साइड, तो यार इक्वल मास हो गए तो फिर ठीक हो सकता था। ये तो मास बढ़ गया ना सिस्टम का। देखो, तो देखो इसको ऐसे कंसिडर करो कि एक तो हम रॉड का लिख सकते हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट, वो क्या होता है ml²/12, और इंडिविजुअली अगर ये पार्टिकल्स होते जस्ट, तो इस एक्सिस के अबाउट कैसे लिखते हैं उनका, दिस इज l/2, दिस इज l/2, और एक का आता ml/2 का स्क्वायर, तो 2 का कितना आता डबल, तो टोटल क्या हो जाएगा दिस प्लस दिस। मतलब रॉड का लिख लो और पार्टिकल्स का लिख लो, ऐड कर दो, तो रॉड का हो गया ml²/12, एक पार्टिकल का हो गया ml/2 का स्क्वायर, और दूसरे पार्टिकल का भी ml/2 स्क्वायर। तो सॉल्व कर लिया इसको, तो ये हो जाएगा 1/12 प्लस 4 1/2, सॉल्व होके आया 6 और 7 ml²/12। ये चेक करो। अगर एक ऑब्जेक्ट सेंटर पे चिपका होगा तो एक ऑब्जेक्ट सेंटर पे भी चिपका होता तो फिर उसकी वजह से तो ज़ीरो हो जाता, क्योंकि वो तो एक्सिस से गुजर रहा है, तब भी यही आंसर रहता, क्योंकि एक्सिस से वो बिल्कुल भी दूर नहीं है। ठीक है, अब तुम्हारा होमवर्क है, आज से अपन नई परंपरा शुरू कर रहे हैं। तुम जो भी सॉल्व करोगे वो तुम्हें सबमिट करना है, ठीक है, जो भी तुम सॉल्व करोगे तुम्हें सबमिट कर, भले ही 1 पेज लिखो चाहे आधा पेज लिखो, सबमिट करना है रफ वर्क। तो फ्रॉम टुडे यू हैव टू सबमिट द रफ वर्क। ऊपर बस ऐसा नाम लिख देना अपना और डेट लिख देना। तो आज तुम्हें क्या सॉल्व करना है 12.1, एंड नो एक्सक्यूजेस कि नहीं वो घर की कॉपी में किया है, बाथरूम की कॉपी अलग है, शौचालय की कॉपी है, ऐसा कुछ नहीं। कागज़ फाड़ के सबमिट करो। तो 12.1 करनी है तुम्हें आज। तो तुमने सबमिट नहीं किया मतलब तुमने नहीं किया, ये रूल है एकदम। कुछ नहीं होगा, वो तो अपन 1 महीने इकट्ठा करेंगे तुम्हारा डेट मतलब वर्क, फिर तुम्हें देख के उसे मज़ा आएगा, तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हें इतना कर लिया।